बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ के साथ मैं हूँ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बिलाखिर अमरीकी सदाती इंतखाबात जो हैं उनके नतीजे में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन वाज़ेह बरतरी के साथ अमरीका के सदर मुंतखब हो गए हैं बाकायदा तौर पर, और उन्होंने मुल्क भर में उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जश्न जो है, जश्न का सा समा, उनके जितने हामी हैं वो सड़कों पर कल रात तक मैं देखती रही कि बड़ा वो सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी विक्ट्री को। और फतह का जो जश्न है उसके साथ साथ जो विक्ट्री स्पीच है वो भी जो बाइडन ने कल की। और इसके साथ ही जो नायब सदर हैं अमेरिका की पहली खातून मुंतखब हुई हैं बतौर नायब सदर के, उन्होंने भी ये तकरीर की। जो बाइडन ने जो तकरीर की उसकी जो खास बात है उसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि हम अमेरिका को मुत्तहिद करने के लिए आए हैं, इसको हम धड़ों में तकसीम करने के लिए, या हम इसको ब्लू या रेड स्टेट्स की सूरत में मैं इसको नहीं देखूंगा बल्कि एक मुत्तहिद अमेरिका के तौर पर देखता हूं। उन्होंने गुफ्तगू क्या की है, जरा ये सुनिए। I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मुत्तहिद अमेरिका की बात की है इम्तियाज़ साहब, और इससे पहले वो ब्लैक कम्युनिटी के हवाले से भी उनकी हिमायत में भी और मुस्लिम कम्युनिटी की खास तौर पे बात कर चुके हैं। तो कितनी हौसला अफजा है उनकी गुफ्तगू ये विक्ट्री स्पीच में जो उन्होंने की है। आपने तो उनको सदर बना दिया बाकायदा तौर पे, अभी बाकायदा तौर पे नहीं हो चूँकि मुंतखब हुए हैं सिर्फ, हालत तो उन्होंने जनवरी में जाके लेना है। जी, तो अभी उनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, बाकायदा सदर नहीं कह सकते अभी बाकायदा नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी भी कुछ वोट बाकी हैं। लेकिन बहरहाल ये इंशाल्लाह सदर बन जाएंगे और 20 जनवरी को वो अपना हल्फ भी उठा लेंगे। और बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया उन्होंने भी और उनकी नायब ने भी कि हम अमेरिका को इकट्ठा करने आए हैं, तकसीम करने नहीं आए हैं। क्योंकि मौजूदा सदर ने जिस अंदाज में अपनी कैंपेन चलाई, जिस अंदाज में अपना सियासी सफ़र 2016 में शुरू किया, उसके तहत अमेरिका वाकई मुनक़सिम हुआ, तकसीम हुआ, और उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़, ब्लैक जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके ख़िलाफ़, एशियंस के ख़िलाफ़ काफ़ी एक नफ़रत अंगेज़ मुतासबाना बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। और सदर ट्रंप बेसिकली एक बड़े हर चीज़ के मुखालिफ के तौर पे उभर के सामने, चाहे वो उनके नेटो इत्तेहाद था या मीडिया था या क्लाइमेट चेंज जिसके तहत पेरिस एग्रीमेंट है, उससे 1-2 दिन के बाद अभी अमेरिका निकल जाएगा, बल्कि गुज़श्ता हफ्ते वो उससे निकल गया क्योंकि वो ट्रंप साहब की ख्वाहिश थी। तो उसको सामने रखते हुए बल्कि उनका जो मिजाज है उसके पेश नज़र अभी द गार्डियन बरतानवी अखबार में एक ताज़ा तरीन तज्ज़िया ये आया है कि आइंदा जो 11 हफ्ते हैं वो अमेरिका की तारीख़ के ख़तरनाक तरीन सियासी हफ्ते भी हो सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो सदर ट्रंप का लाउबालीपन है, जज्बातीपन है, वो शिकस्त नहीं मानते हैं। उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है क्योंकि शायद उनकी तवक्को हो कि चूँकि 6 जज 9 में से 6 उनके नामजद करदा हैं, तो शायद उनकी हमदर्दियाँ इनके साथ होंगी। लेकिन अमेरिका का चूँकि बड़ा एक मुस्तनद निज़ाम है वोटिंग का, काउंटिंग का, और उसमें बल्कि वहाँ गुज़श्ता रोज़ तो मीडिया ने भी बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जब सदर ट्रंप ने वाइट हाउस से एक तकरीर की और उसमें इल्ज़ामात लगाने शुरू किए कि गैर कानूनी वोटिंग हुई है, तो उसमें कई चैनल्स ने उसकी तकरीर का बायकॉट कर उसको दिखाना छोड़ दिया क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये शख्स अब ऐसी बातें कर रहे जिसका सबूत है नहीं है, और आप ऐसे हवाई बातें, हवाई इल्ज़ाम लगा के और फिर कह दें कि आप अदालत चले जाएंगे, तो तमाम प्रोसेस को मशकूक बनाने का तो कुछ सवाल इन्होंने तो बना दिया, लेकिन उस पर एतबार करना जो है मैं नहीं समझता कोई भी जी शऊर शख्स उस पर एतबार करेगा। भले अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया तो भले
वो रिपब्लिकन नामजद करदा हैं उस ट्रंप की पार्टी के, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि इतने अक्ल के अंधे होंगे। इम्तियाज साहब, इन्होंने ये कहा है जो बाइडन ने कि ट्रंप के जो वोटर्स हैं उनको मायूसी है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद 2 मरतबा नाकामी से 2-4 हुआ हूँ। तो ये जो पैगाम एक वो दे रहे हैं कि तनाव में कमी की जाए और एक मुस्बत पैगाम, तो क्या कोई असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप पे? हो सकता है कि वो पीछे हट जाएं और ये अपनी पिटिशंस वापस ले लें या कुछ इस तरह का? देखिए, ऐन मुमकिन है कि वो खामोशी से सीन से निकल जाएं, लेकिन अब तक जो उन्होंने इशारे दिए हुए हैं कि वो लड़ के निकलना चाहते हैं वाइट हाउस से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हो, चाहे दूसरी जो पिटिशंस जो कोई 400 से ज़्यादा, अब तो उससे भी ज़्यादा हो चुकी हैं, उनके जितने भी रिपब्लिकन पार्टी के हामी वकला हैं उन्होंने पिटिशन दरख्वास्तें मुख्तलिफ अपने अपने इलाकों में दायर की हैं। सो उसमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि हो सकता है आर्मी की ज़रूरत ना पड़े कि उनको वहाँ से वाइट हाउस से निकाला जाए, कि उन्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि हमें जो हमारा एक निज़ाम है जो जिस तरह चल रहा है 200 साल से, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। वरना पहले हमने इससे पहले भी खदशात का इजहार किया था कि अगर ये शख्स अपनी ज़िद पे अड़ गया तो उसमें अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले ही डॉलर की कदर में काफ़ी कमी हो चुकी है, इसके नेटो के और बड़े इत्तेहादी हैं, यूरोप के कई ममालिक हैं, उनके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इस तरह एशिया में भी आपको मालूम है चीन के साथ जो उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, तो बहैसियत मजमूई ही इमर्ज एज ए डिवाइडर, एज एन एंटी पर्सन। अगरचे वो बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की। अगर आप अफगानिस्तान के हवाले से, बिल्कुल मैं अफगानिस्तान ही की तरफ आ रही थी कि एक तो ये जो तब्दीली है, इतनी बड़ी तब्दीली, इसके असरात क्या होंगे, आप अगर इसके ऊपर कमेंट करना चाहते हैं। वरना हम इससे पहले हमारे पास एक गुफ्तगू भी है जो बाइडन की, जो उन्होंने फरवरी में की थी अफगानिस्तान के हवाले से, तो मैं चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब अगर आप पहले वो चला दें फिर हम गुफ्तगू करते हैं। I remember when the Obama administration sought a deal with the Taliban. The Trump administration is now on the verge of signing one. Which we know nothing about. Look, I opposed the surge in the first place, number one. I didn't think we should have even the troops we sent there. Number, it's all been made public now, that we should have the troops in the first place that were sent there. And I didn't even think we should have had the number of troops, which is considerably less than the president, this president added. I think we should only have troops there to make sure that it's impossible for the Taliban, for ISIS or Al-Qaeda to reestablish a foothold there, to be able to go from Afghanistan to the United States to attack the United States. That requires a much smaller footprint. But as I understand it, we're not drawing down to a level that was even as low as it was when we left Afghanistan. About 8,600 is the number of troops. And so we'll see. I mean, it's a little premature to make the judgment whether or not this is a good deal or not a good deal. I remember when the हमें सिर्फ इतने या इसलिए ट्रूप्स वहाँ छोड़ने चाहिए जो सिर्फ अलकायदा या जो तालिबान है उनको दोबारा पनपने से रोक सकें। तो ये गुफ्तगू जो है ये ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं लगती? देखिए, उसमें ये फरवरी में CBS नेटवर्क के साथ जो बाइडन का ये इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने उनसे पूछा गया था कि अफ़गानिस्तान के तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। फिर उन्होंने अपनी अमरीकी अफवाज किसी दूसरे मुल्क में भेजने या अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अपना नुक्ते नज़र दिया, उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे ये कहा कि उनके ख़्याल में जो इजाफ़ी अफवाज अफ़गानिस्तान भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी, और ये कि सिर्फ इतनी फ़ौज अमेरिका की होनी चाहिए थी जो कि अलकायदा और आईसिस को अमेरिका के ख़िलाफ़ हमले करने से रोक सकती, यानी डेटरेंस के तौर पे। और साथ में उन्होंने ये भी उस वक्त कहा था कि अब तो कबल अज़ वक्त है तबसरा करना कि तालिबान के साथ हमारा मुआहदा अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि अफ़गानिस्तान में हमारी जो अफवाज हैं उनकी तादाद मुख्तसर होनी चाहिए सिर्फ दहशतगर्दी की सरकोबी के लिए, ताकि अमेरिका को वो दोबारा निशाना न बना सके। सही। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ बातें नहीं हैं जो डोनाल्ड ट्रंप भी मुख्तलिफ औकात में वक्तन फ़वक्तन करते रहे अफ़गानिस्तान के हवाले से और जो अमरीकी ट्रूप्स हैं उनके इनखिला के हवाले से, ज़रा उनकी भी गुफ्तगू जो है जो वो करते रहें वो भी सुनिए। American strategy in Afghanistan and South Asia will change dramatically. I've said it many times
how counterproductive it is for the United States to announce in advance the dates we intend to begin or end military options. Endless war in Afghanistan, 19 years, going on 20 years, and there hasn't been a moment like this. We've had very successful negotiations. We think they'll be successful in the end. The other side's tired of war. Everybody's tired of war. The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal. And they only want to make a deal because you're doing a great job. That's the only reason they want to make a deal. So I want to thank you, and I want to thank the Afghan soldiers for really, I've spoken to a lot of you today, and you say they're really fighting hard. I was very impressed with that, actually, so I want to thank you. We've been there for 19 years, and we've acted as policemen, not soldiers. And again, if we wanted to be soldiers, it would be over in 10 days, 1 week to 10 days, if we wanted to. General Mattis thanked me profusely for getting him $700 billion. He couldn't believe it. General Mattis thanked me even more the following year when I got him $716 billion. He couldn't believe it. But what's he done for me? How has he done in Afghanistan? Not too good. ये जो बड़ा मुख्तलिफ और इंटरेस्टिंग अंदाज़े गुफ्तगू है इम्तियाज़ साहब, ये अब हमें देखने को मिलेगा नहीं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। अच्छा, आपको सिर्फ इस बात का अफसोस है? मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है, अमरीकियों को तो बड़ी खुशी है। हाँ, अमरीकियों को बहरहाल खुशी है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रंप के लिए को वोट दिया, इस उम्मीद में कि ये बैरूनी ममालिक में जो अमरीकी अफवाज हैं वो वापस आ जाएंगी, और जिनको वो कह रहे थे कि दीज लॉन्ग एक्सपेंसिव यूजलेस वॉर्स, यानी बेसूद जंगें हैं जिस पे हमारा पैसा खर्च हो रहा है। जेम्स मैटिस का भी वो जिक्र कर रहे थे, वजीर दिफा का, कि उन्हें मैंने एक साल में $600 अरब दिए वजारत दिफा के लिए, दूसरे साल में $760 अरब दिए, तो वो बड़े खुश थे। और कितना पैसा इनको चाहिए, और उसमें बार बार इनका जोर ट्रंप साहब का इस बात पे था कि हम कोई पुलिसमैन नहीं हैं। यानी दुनिया में मसाइल बहुत है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, और ये जर्नैलों का बार बार वो ये कह रहे थे कि जो जर्नैल हैं इनको आप जितने भी पैसे दें वो इस पर खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जितने वजारत दिफा से जुड़े हुए इदारे हैं, वो सब उनका कारोबार ही जंगों पर चलता है। तो उस वजह से, और यही कोई मिलती जुलती बात जो CBS का इंटरव्यू है इनका जो बाइडेन साहब का फरवरी का, वो अगर पहले हम सुन लें और उसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, तो इस पे हम तबसरा फिर बाद में करते हैं। The responsibility I have is to protect America's national self-interest and not put our women and men in harm's way to try to solve every single problem in the world by use of force. That's my responsibility as president, and that's what I'll do as president. देखिए कितने वजाहत के साथ जो बाइडेन ने भी तकरीबन 10 महीने पहले यही बात कर दी थी कि हम गैर ज़रूरी तौर पे हमें दूसरे ममालिक में फ़ौज कशी नहीं करनी चाहिए। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे जब बार बार पूछा सहाफ़ी ने कि आप क्या करेंगे, अफ़गानिस्तान में कितने हमारे फ़ौजी होने चाहिए, तो उन्हें कहा कि दुनिया में कई जगह या ममालिक ऐसी हैं जहाँ पे बेइंसाफ़ी के ख़ात्मे के लिए हम जा सकते हैं, यानी मुदाखलत कर सकते हैं। मैं 10 ममालिक के नाम आपको बता सकता हूँ जहाँ औरतों और बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, मगर दुनिया भर के मसाइल को हल करना हमारे फ़ौज के बस की बात नहीं है। और बुनियादी सवाल वो कहते हैं ये है कि क्या हमने ये देखना है कि क्या मैं अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है मुझे, या अपने किसी इत्तेहादी मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान या कई दूसरे ममालिक, वहाँ पे उनका मसाइल से निमटने का अपना अपना एक निज़ाम मौजूद है, लेकिन अगर वहाँ हुकूक इंसानी का एहतराम नहीं होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर फ़ौज कशी कर सकें। उस हवाले में उन्होंने चीन की भी मिसाल दी कि अगर चीन में आपके मुताबिक जो मुसलमान हैं शिनजियांग में, उनके साथ अगर अच्छा सलूक नहीं होता तो सहाफ़ी से उन्होंने कहा तो आपका क्या मतलब है कि मैं वहाँ फ़ौज कशी कर दूँ? का ये बिल्कुल नहीं होगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कम से कम अफवाज रखनी चाहिए, सिर्फ इतनी कि जो दहशत गर्दों की बेखनी कर सकें और पेशबंदी कर सकें उनके हमलों की, उनको दोबारा मुनज़्ज़म होने से बचा सके। तो ये अगर इसको आप जहन में रखें तो वो लोग जिन्होंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि जो बाइडेन सदर मुंतखब होने के बाद अफ़गानिस्तान के जो
मसाइल हैं, उनका जो मंसूबा है जो कि जिसकी बुनियाद ट्रंप ने रखी थी, शायद उस पर नज़रसानी कर लें, किसी हद तक नज़रसानी हो सकती है। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ की तकरीर थी जो बाइडन की, उसमें उन्होंने एक और पैगाम भी दिया। वो ये कहा कि फंडामेंटली देयर विल बी नो चेंज, यानी बुनियादी तौर पे पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। ये वही बात है जो हम कहते हैं और देखते भी आए हैं कि सदारती तब्दीली के बावजूद जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की उसमें कम ही तब्दीली होती है। तो अफगानिस्तान के मामले में भी ऐसा नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के मामले में भी ऐसे ही है और भारत के साथ उस पर भी हम बात करेंगे। यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इन इंतखाबी जो सदारती इंतखाब है उसके हवाले से हुई है और वो नायब सदर की बहैसियत खातून के इंतखाब की है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। लश्कर में दुनिया के अजीम लोग शामिल हो जाएंगे और एक अजीमुशान रियासत वजूद में आएगी। ये परचम हमारा सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। अल्लाहू अकबर। नोयान को मार दो और उसकी जगह सरदार बन जाओ। जिस मोहर से नोयान को मौत की सजा हो सकती है वो तुम्हारे पास है। सुलेमान शाह के बेटे तुम्हारे किए गए एक एक जुल्म का तुमसे हिसाब लेंगे। आपकी ये खामोशी मेरे लिए ज़हर कातिल बनी हुई है भाई। तुम क्यों मेरे फैसलों पर सवाल करने लगे हो? तुम्हारे कबीले ने मुझे रिहा करके अपनी मौत को दावत दी है। कैसे जाने दे सकते हैं ये जानते हुए कि उसके इंतकाम की आग जलाकर राख कर देगी सब कुछ। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमरीका की 231 साला इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा एक खातून बहैसियत नायब सदर के मुंतखब हुई हैं और ये अमरीका की तारीख में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। न सिर्फ एक खातून बल्कि एक एशियन अफ्रीकन खातून के तौर पे ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हुए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अमरीका के लिए, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि खुद हिलरी क्लिंटन ने जब शिकस्त हुई थी गुज़श्ता इंतखाबात में तो उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका के अंदर अभी भी सिन्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़वातीन के हवाले से इस तरह के नज़रियात पाए जाते हैं जो कि काबिल एतराज़ है, जिनको बदलना चाहिए। और अब ऐसा लगता है कि इसकी तरफ ये एक इशारा है, जो तब्दीली अमेरिका के अंदर रूनुमा हुई है। कल जो विक्ट्री स्पीच की है कमला हैरिस ने, जो कि नायब सदर मुंतखब हुई हैं, जरा उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे। About the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often, too often, overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. तकरीबन 144 बरस के बाद यानी अमेरिका की आज़ादी के ख़वातीन को वोट का हक मिला था और अब 231 साल के बाद इंतखाबी तारीख में ये पहली मरतबा नायब सदर मुंतखब हुई हैं खातून इम्तियाज़ साहब, और वो भी ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली और एशियन अफ्रीकन। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये, कितना ज़बरदस्त मैसेज है। बिल्कुल खुश तो होना चाहिए बहैसियत खातून के, क्योंकि जेंडर की बजाय अगर इंसान के तौर पर हर शख्स को देखा जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, सलाहियतों की बुनियाद। जी बिलाशुबा, जैसे पहले हिलरी क्लिंटन साहिबा तो नहीं बन सकी सदर, लेकिन
ये नायब सदर बन गई हैं और नाम इनका बड़ा खूबसूरत है, कमल का फूल इसका मतलब है कामला का। तो आप देखिए कि बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, इसको कामला बोल रहा है, कोई कमेला बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इट्स कामला। जो मैं कह रहा हूँ वो कामला है, उस पर मेरा ख्याल है क्योंकि मैं काम किया हुआ है, मैंने कुछ इंडियन लोगों के साथ मैंने काम किया है। हमारे साथ एक कोलीग भी थी, वो कामला ही थी, जर्मनी में। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन इस नाम का भी रिपब्लिकन्स ने मजाक उड़ाया था और चूंकि एक तासुब था उनका कि ये अफ्रीकन एशियन हैं, तो जब इनका नाम जो बाइडन ने लिया कि ये मेरी रनिंग मेट होंगी, तो उसके बाद ट्रंप समेत उनके कई साथियों ने इनका तमस्खर उड़ाया। उसके जवाब में फिर बहुत सारी खवातीन थी, वाइट मतलब सफ़ेद फार्म भी थी, स्याह फार्म भी थी और हर किस्म के लोग, वो फिर इनकी सपोर्ट में आ गए थे। बाकायदा ट्विटर पे ट्रेंड शुरू हो गया था और बहुत एक खुशी का मकाम है सबके लिए। इससे देखिए एक बात साबित होती है कि अमेरिका में भी इस मकाम तक अब ख़वातीन पहुंच गई हैं। उसकी बुनियादी वजह कि उस सिस्टम जो है वो प्रमोट करता है, अगरचे माशरती सतह पे अभी भी वो तासुबात मौजूद हैं, अभी तक कोई सदर के ओहदे पे कोई खातून नहीं आ सकी है, नायब सदर के तौर पे पहली मरतबा आई है। बल्कि आप देखिए कि ये दूसरी स्याह फार्म सेनेटर हैं अमेरिका के सेनेट में। ये भी एक बहुत उनकी अचीवमेंट है कि एक सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से वकील से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पे उन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया। कैलिफोर्निया की फिर अटॉर्नी जनरल बनी, फिर सेनेटर बनी और अब वाइस प्रेसिडेंट सलाहियतों की बलबूते पर। तो बड़ा उनका एक तवील सफ़र है और उसकी वजह से बहुत सारे जो स्याह फार्म बाशिंदे, जो एशियन नजात बाशिंदे हैं, वो वाकई अब फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। बल्कि कई लोगों ने कहा कि अभी हम एक कोalition बनाएंगे ताकि हम जो बाइडन और कामला हैरिस की जोड़ी को मजबूत तर बनाएं, उनको ज़्यादा कामयाब बनाएं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको पाकिस्तान के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से कि पाकिस्तान में तो इतना अरसा पहले खातून वज़ीर आज़म बनी, अमेरिका में तो अब जाके ये डेवलपमेंट हुई है, इसको कैसे आप देखते हैं? ये कंपैरिजन ठीक है? देखिए थोड़ा सा गैर फितरी सा ये मवाजना है। बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए बिलाशुबा कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1988 में मुस्लिम दुनिया में पहली खातून वज़ीर आज़म थी। इस तरह फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा पहली स्पीकर बनी और काफ़ी मिसालें हैं जो कि पार्लियामेंट में ख़वातीन आई। शेर रहमान साहिबा हैं, मुस्लिम लीग से कुछ ख़वातीन हैं और बिलाशुबा फ़ख्र की बात है। लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, चाहे बिलावल जरदारी है, चाहे मरियम बीबी हैं, चाहे बेनज़ीर साहिबा हैं, सब ऊपर से आए थे। वो अपने वालिदैन की वजह से इतने आला मकाम तक पहुँचे। कामला हैरिस साहिबा ने बिल्कुल ग्रास रूट से अपना करियर शुरू किया एक वकील के तौर पे और पूरे जिसको कहते हैं ना मिल से होके आई हैं और जिसको कहते हैं अब सोना कुंदन बन गया है। तो उसमें ये हमें मवाजना जो है वो नहीं करना चाहिए। बस इस पे खुशी का फ़ख्र बिल्कुल हमें है कि हम पाकिस्तान में भी पहली मुंतखब वज़ीर आज़म थी, लेकिन वो चूँकि एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आई थी, उनके पास एक लेगेसी थी, एक तरका विरसा था अपने वालिद साहब का। इस तरह बिलावल के पास भी वही अपनी वालदा का और अपने नाना का विरसा है। लेकिन कामला हैरिस के पास इस तरह जो कॉन्डोलिसा राइस थी जो वज़ीर ख़ारजा बनी थी अमेरिका की 2008 में, उनके पास भी इस किस्म का कोई लेगेसी नहीं थी। वो अपनी क़ुव्वत के, अपने मेरिट के, सलाहियतों के बलबूते पे वज़ीर ख़ारजा बनी थी। सही। अच्छा, मोदी साहब ने बड़े फ़ख्र का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जी इंडियन अमेरिकन खातून नायब सदर बनी और ये इंडिया के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। लेकिन हमने जो देखा जो कैंपेन में भी और कामला हैरिस की जो अब तक की गुफ्तगू है उसमें कश्मीर की बड़ी वो हिमायत कर रही हैं और मोदी के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोल रही हैं। तो ये खुशफहमी होनी चाहिए भारत को जिसका इजहार हो रहा है। देखिए खुशफहमी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि बिल आखिर जो बाइडन को भी जो अमेरिका के जो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा
कि मुझे कंसर्न है या मुझे अमेरिका के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो अगर तो कौमी मफादात तो उनके आड़े आ गए तो फिर कश्मीर के हवाले से जो बातें उन्होंने अब तक की हैं उसमें भी कुछ वो डाइल्यूट हो जाएंगी। इसलिए कि कामला हारिस साहिबा ने ख़ुद गुज़िश्ता साल जब अमेरिका पे गासबाना कब्ज़ा किया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो उन्होंने बाकायदा एक तकरीर में कहा कि कश्मीरियों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि वो तन्हा नहीं हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम ज़रूर मुदाखलत करेंगे। ज़रूरत मुदाखलत का मतलब था कि हम सियासी तौर पे उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और अभी गुज़िश्ता रोज़ ही जो बाइडन के एक मुशीर हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत कश्मीरियों के साथ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इम्तियाज़ी कानून साजी पर हमें तशवीश है, हमारे पास सबूत हैं, जैसे नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स था और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें बाकायदा तौर पर मुसलमानों को टारगेट करके ये नए कवानीन लाए गए। उस कॉन्टेक्स्ट में मुशीर साहब ने बात की है और कहा कि ये मामला हम ज़रूर उठाएंगे। मैं समझता हूँ ये हो सकता है वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करें कि ये मामला उठाते रहेंगे हुकूक इंसानी के तनाजुर में, जो कि बहुत सारी हुकूमतों ने भी किया है, अमेरिका ने अब तक नहीं किया। अब ये इम्तिहान होगा जो बाइडन साहब का और कामला हारिस साहिबा कि उन्होंने तो कामला हारिस साहिबा तो बल्कि एक ऐसे सेनेट के एक ऐसे ग्रुप की मेंबर भी थी जिस पे नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये तो भारत के ख़िलाफ़ ग्रुप बन गया है अमेरिकी सेनेट के अंदर। तो अब इनका इम्तिहान ज़रूर होगा दोनों, जो बाइडन का और कामला हारिस का, कि कश्मीर के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था वो किस हद तक उस पर कायम रहते हैं। क्योंकि इस वक्त अमेरिका भारत के साथ 3 बुनियादी फ़ौजी मुआहदे कर चुका है। ताज़ा तरीन अभी 28-29 अक्टूबर को हुआ था, जिसको बेका कहते हैं, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत भारत को अमेरिका के तमाम सैटेलाइट्स तक रसाई हासिल हो गई है। वो रसाई, और वो उस रसाई का मतलब है कि अगर अमेरिका भारत अगर कोई मिसाइल या रॉकेट दागेगा तो उसको बाकायदा अमेरिकी सैटेलाइट के ज़रिए रहनुमाई मिलेगी, जिसका ये मतलब है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे वो मिसाइल या रॉकेट गिरा सकते हैं। अब उससे उसका एक दोहरा ख़तरा है, एक तरफ चीन के लिए और एक तरफ पाकिस्तान के लिए। तो ये तीसरा मुआहदा अभी चूँकि ताज़ा तरीन हुआ है, और बुनियादी तौर पे 3 मुआहदे होने थे बराक ओबामा के वक्त में 2016 में। इब्तिदा बातचीत की उस वक्त हुई थी, पहला मुआहदा उस वक्त हो गया था। अब ये 3 मुआहदे मुकम्मल हो चुके हैं, और चूँकि भारत अब इस इलाके में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसको 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर भी करार दिया गया था वाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में। तो उसका ये मतलब है कि जो भारत अमेरिका पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ताउन, उसके खदोखाल पहले से तय हैं। उसमें थोड़ा बहुत शायद ही हल्का फुल्का रद्द-बदल हो सकता है, लेकिन मेजर तब्दीली उसमें कोई नहीं आनी है। इसी वजह से चीन को भी इस हवाले से तशवीश है, और हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि माइक पोम्पियो ने जाते जाते उनको हम उसका कुछ हम आज प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे भी कि चीन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझे जाने वाली ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उसको दहशतगर्दों की लिस्ट से हटा दिया है, दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से। सही। तो इसका ये मतलब है कि ये माइक पोम्पियो और ट्रम्प जाते जाते चीन के लिए एक और रुकावट खड़ी करेंगे। एक तरफ उन्होंने भारत के साथ ये मुआहदा किया है बेका, दूसरी तरफ उन्होंने ETIM को आज़ाद कर दिया है ताकि अगर मौका मिले तो वो बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे इस तंजीम की हिमायत कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चूँकि हम ख़वातीन के बराबरी के हुकूक और एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर की एक जो उन्होंने गुफ्तगू की थी वो बड़ी उस पर बात हो रही है मरियम बीबी के हवाले से। ऐसा क्यों होता है इम्तियाज़ साहब, हमारे यहाँ भी और दुनिया भर में हमने देखा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, कि सियासतदानों को उनकी सियासत की बजाय जेंडर के ऊपर जो है वो हमले किए जाते हैं, जो मरियम बीबी के हवाले से भी हुआ और इससे पहले भी होता रहा है। देखिए, अब इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। अव्वल तो बात यह है कि किसी के ज़ाहिर पे, अपीयरेंस पे कोई इस तरह ताने मारना और जुमलाबाजी जो है वो इंतहाई अफसोसनाक, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ यहाँ जुनूबी एशिया का ही एक खासा है। हमारे
रहनुमाओं का, और ख़ास तौर पे फिर पाकिस्तान में आपको याद होगा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में एक साबका वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उन्होंने एक खातून को ट्रैक्टर ट्रॉली के हवाले से याद किया था, और उस वक्त उनकी किसी जमात के किसी फ़र्द ने उस पर उसकी मज़म्मत नहीं की थी, और न ही ख्वाजा आसिफ साहब ने उस पर कोई माजरत की। हालांकि बड़ा ज़रूरी था कि ऐसे मनसब पे वो फाइज थे जिसका काम ही दिलों को, लोगों को, मुल्कों को जोड़ना होता है, सिफारतकारी, और उस पर उनको बज़ाहिर कोई नदामत नहीं थी। लेकिन अभी उनकी ट्वीट भी आई है, लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की, एकदम उस पर सब बिफर गए हैं। हालांकि ख़ुद मरियम नवाज साहिबा ने वज़ीर आज़म की बेगम के हवाले से, और ख़ुद इन्हीं के कुछ रहनुमा हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म की बेगम के हवाले से काफ़ी नाशाइस्ता बातें की थी। अब कतई नज़र इसके कि कौन है, चाहे वो वज़ीर है, चाहे वो अपोजिशन का कोई रुकन असम्बली है, मैं समझता हूँ किसी की ज़ातियात पे हमला करना इंतहाई नामुनासिब बात है, जिसका भी हमने जिक्र किया कि अमेरिका में भी ये हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने बशमूल ट्रंप के कमला हारिस के नाम का मजाक उड़ाया, उनके ओरिजिन का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने उनको नायब सदर बनने से नहीं रोका। इसी तरह हमारे लोगों को भी यहाँ पे जहन में रखना चाहिए कि भले वो बहुत खूबसूरत हो, उनका रंग गोरा हो, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि जो भी हैं यहाँ पे वो अल्लाह की तख्लीक हैं, जिस अल्लाह का हम सब वर्त करते हैं, जिस अल्लाह पे हम, और हमें जिस पैगंबर पे हम सब का यकीन है, जिन्होंने कहा था कि किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, और अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो हमें अपने पैगंबर का ये पैगाम ज़रूर याद रखना चाहिए। जब आप, भले आपकी सियासी मुखालफत है, लेकिन सियासी मुखालफत का मतलब नहीं है कि आप किसी की ज़ाती हमले शुरू कर दें, ज़ातियात पे आ जाएं। ठीक, यहाँ पे मेरे ख्याल में हम एक ब्रेक लेंगे, और नाज़रीन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगले मौजू के ऊपर बात करेंगे जो बड़ा अहम है। हमारे साथ रहिएगा। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। इसलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम की खातिर चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। हर सोमवार शाम 5:30 पर। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट, करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन, तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूदमंद। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप्स एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन बिज टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अमल दखल और बड़ा किरदार जो है वो रहा है, और CIA के बारे में कहा जाता है कि माजी में वो हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में बड़ा किरदार अदा करता रहा है। माइक पॉम्पियो जो कि CIA के सरबराह भी रह चुके हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें वो जो इंटेलिजेंस के लोग हैं अमेरिका में, उनकी तरबियत के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं। जरा इनकी गुफ्तगू सुनिए। When I was a cadet, what's the cadet motto at West Point? You will not lie, cheat, or steal, or tolerate those who do.
I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. आपने गुफ्तगू सुनी इम्तियाज साहब, ये तो तरबियत में शामिल है इंटेलिजेंस के लोगों की बहैसियत कैडेट के कि उनको झूठ बोलना सिखाया जाता। नहीं, वो कह रहे थे कि हम बाकायदा हमारे कोर्सेज थे और लोग कितने खुश हुए सुन के कि, और झूठ तो एक्चुअली बड़ा वाजे हो गया था, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी जब जनवरी 2011 में रेमन डेविस का इशू हुआ था, जब उसने 3 लोगों को, पाकिस्तानियों को शूट कर दिया था, तो उस वक्त ही वाजे हो गया था कि CIA और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है झूठ किस हद तक बोलती है। वो हुआ ये था कि जब ये वाक़या हो गया, रेमन डेविस गिरफ्तार हो गया, तो उस वक्त फौरी तौर पे यहाँ के सफ़ीर ने, उस वक्त जो सफ़ीर थी अमेरिका की, उन्हें मुतालबा कर दिया कि ये सिफारतकार है, इसको आप हमारे हवाले करें, इसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये सिफारतकार कैसा है, चेक कर लेते हैं। और इत्तेफाक तक उससे, इस वाक़े से 27 जनवरी को ये वाक़या हुआ, तो उससे चंद दिन पहले ही अमेरिका अपने सिफारतकारों की लिस्ट दफ्तर ख़ारजा को दे चुका था। उस लिस्ट में रेमन डेविस का कोई नाम निशान नहीं था। लेकिन CIA के लोगों ने, यहाँ पे जो स्टेशन मैनेजर थे, उन्होंने अपना झूठ का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि उन्होंने सदर ओबामा को भी यकीन दिला दिया कि रेमन डेविस CIA का बाकायदा ऑपरेटिव है और सिफारतकार का उसका यहाँ पे रुतबा है। और उसके नतीजे में यानी CIA ने झूठ बुलवाया सदर ओबामा को भी। कैसे? उन्होंने बाकायदा एक तकरीर में ये कहा कि पाकिस्तान जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है क्योंकि इसने हमारे एक सिफारतकार को गिरफ्तार किया हुआ है। बाद में उनको फिर बताया गया कि ये असल में सिफारतकार नहीं है बल्कि CIA का एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर है। ये वो लोग होते हैं जिनका जितने भी गंदे काम करवाने होते हैं इन इदारों ने, उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय करते हैं और वो प्राइवेट होते हैं और CIA और अमेरिकी हुकूमत के नाम पे उसके साए तले ये काम करते हैं। तो इसमें जो माइक पॉम्पियो ने ये बातें की वो कोई अचंभे की नहीं थी। निकरागवा में, कोलंबिया में, मशरिक वस्ता के ममालिक में, मसलन उर्दन में, मिस्र में, ये लोग ऐसे ऐसे काम करते रहे क्योंकि एक उनका मतम नज़र मशरिक वस्ता में था कि आपने इसराइल को बचाना है और उसके ख़िलाफ़ जितनी भी अपोजिशन थी उसको न्यूट्रलाइज करना है। जनूबी लतीनी अमेरिका में उनका मतम नज़र ये था कि क्यूबा को बिल्कुल ज़ेर नगीन रखा जाए, फिडेल कैस्ट्रो जो उसके सदर थे, कि उसको मुसलसल आपने दबाव में रखना है। निकरागुआ को दबाव में रखना है क्योंकि वहाँ पे सोशलिस्ट हुकूमत थी और बार बार उनके ख़िलाफ़ उसको हम कॉन्ट्रा वो कहा करते थे, जो बागी थे निकरागुआ के, होंडुरास में बेस थे वो, और उनको बाकायदा CIA इमदाद फराहम करती थी। जी, बल्कि दिलचस्प बात थी कि मेरी वाशिंगटन में एक साहबा से मुलाकात हुई, वो रिटायर हो चुकी थी, तो उन्होंने उन्हीं दिनों ये रेमन डेविस का वाक़या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह के बहुत सारे लोग होते। मैं जब कोलंबिया में होती थी चंद साल पहले, वहाँ मैंने भी एक रेमन डेविस को बचाया था। क्योंकि ये खुद CIA की ऑफिशियल थी, वहाँ पे कोलंबिया में पोस्टेड थी। तो इनके मुख्तलिफ मुल्कों में ये काम रहे हैं और जो अभी ट्रंप का मुतम नज़र था और जो बाइडन का भी जो ख्याल है, जो बड़ी लार्ज पॉलिसी है ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में, वो यही है कि वहाँ पे CIA को, बुनियादी तौर पे CIA को रखा जाए ताकि वो चीन, ईरान, उसके अलावा अपने जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं वो जारी रख सकें। अब देखना ये है कि जो मुल्क की ये ज़ाती मफादात हैं अमेरिका के, वो किस हद तक उनके ऊपर जो उसूल हैं वो इस नई जब इंतज़ामिया आ रही है जो बाइडन की, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। अब ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बड़ी ज़रूरी, क्योंकि कोविड-19 जो है उसकी ये दूसरी वेव चल रही है। KPK में इम्तियाज साहब हमने देखा है कि पूरे मुल्क में जो ज़रा बेहतर सूरत हाल नज़र आई है वो KPK में है। तो आपको लगता है कि सेहत कार्ड का जो इजरा है या दीगर जो सेहत की सहूलियात हैं, ये उनकी बेहतरी की वजह से कोविड-19 ज़रा कंट्रोल्ड है? क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों में टोटल 1502 केसेस थे, 1502 पाकिस्तान में, जिसमें KPK में सिर्फ 112 केसेस हैं। देखिए, ख़तरा तो हर वक्त मौजूद है। हाँ। उसमें खैबर पुख्तनख्वा में
अब दो मुख्तलिफ इशूज़ हैं। एक तो सेहत कार्ड है, हाँ। जिसको यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटी एक्सेस बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि आम शहरी को, हर शहरी को जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसकी सहूलियात हासिल हैं। वो उसके जो भी अखराजात होते हैं वो सेहत कार्ड के एक लिहाज से इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो बहुत सारे ममालिक में मौजूद है, तमाम बड़े यूरोपीय मुल्कों में मौजूद है, कनाडा में मौजूद है। और ये बड़े एक इस लिहाज से गैर मामूली स्कीम है, और बल्कि दुनिया में 15 या 20 ममालिक हैं। एशिया में सिवाय जापान वगैरह के, जनूबी कोरिया के कम ममालिक है जहाँ पे ये स्कीम है। तो इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अब ये हुआ है कि तमाम आबादी को ये सहूलत फराहम कर दी गई। बल्कि मैं पढ़ रहा था तैमूर झगड़ा साहब का एक ट्विटर पे पैगाम था कि आपका जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है वही आपका सेहत कार्ड का नंबर है। यानी आप सेहत शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आप रजिस्टर हो गए एक वोटर के तौर पे समझें, जिस तरह वोटिंग के लिए आपका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता है। तो उस शनाख्ती कार्ड को जब आप लेके जाएंगे तो वहाँ से फिर आपका अकाउंट जो है वो खुला हुआ है, उसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन जिसको कहते हैं ना, वो शुरू हो जाएगा कि आपको इलाज किस नौइयत का है, पहले मरहले में कितने आपको पैसे चाहिए। तो ये एक ऐसी सहूलत है जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और यही सहूलत अब पंजाब में भी एक्सटेंड की जा रही है। करते हैं कि पूरे मुल्क तक जो है इसका दायरा कार बढ़ाया जाए। जी, और उसमें जो आपने कोरोना या कोविड का जिक्र किया तो ख़तरा मौजूद है, लेकिन शायद सख्त जान लोग हैं। मैं आज ही एक शादी से होके आया तो अब वो लोगों ने मास्क लगाए, लेकिन वो यहाँ तक लगाए हुए, एक फैशन सा बन गया। ये समझ में नहीं आता कि यहाँ तक लगाने का मकसद क्या है। मैं परेशान होता हूँ। अभी दोबारा अपील करूँगा कि खुदा के लिए ये बड़ा अच्छी बात है, हमारी एक रिवायत है समाजी के, आके गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन हम बार बार हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि आप हाथ मिलाने से गुरेज करें, गले मिलने से गुरेज करें, मास्क ज़रूर लगाएं। लेकिन बड़ा मुश्किल से मैंने वो शादी की तकरीब थी पेशावर में, उसमें वो वक्त गुजारा। मास्क तो मैंने लगाया हुआ था, लेकिन जिस तरह लोग बढ़ बढ़ के आके गले मिल रहे थे, खुदा के लिए ना करें। कुछ अर्सा गले नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे तो सेहत पे कोई आपकी फ़र्क असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं और खुदा न खास्ता किसी को भी हो जिसे आप हाथ मिला रहे हैं उसको भी कोरोना हो सकता है, उसके ज़रिए आप वो घर ले जा सकते हैं। बल्कि आपके तो घराने में भी जी, मेरी अपनी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली 5-6 लोग एक ही वक्त में कोरोना का शिकार हो गए। तो इसलिए हमारी बार बार अपील है कि भले वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में ये रेट स्लो रहा है जो मुतासरीन का, लेकिन सहूलियात इतनी नहीं हैं। हम कोई मगरबी मुल्क नहीं हैं, ये फ्रांस, जर्मनी या स्पेन नहीं है, बल्कि महदूद वसाइल हैं। साल साल की गफलत की वजह से जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, उनकी कोई बहुत काबिल तहसीन हालत नहीं है। गुज़िश्ता 5-6 बरसों में कुछ बेहतरी हुई है, कोरोना की वजह से भी गुज़िश्ता 5-6 महीने के दौरान नया इक्विपमेंट सामने आया है, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा हुआ है। लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर रोज़ाना अब 400-500 केस आने शुरू हो गए तो खुदा न खास्ता लिहाज, और उसका बेहतरीन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे बेहतरीन उसकी प्रिवेंशन यही है कि आप एहतियात करें। बाहर जा रहे हैं, क्राउड में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और सफाई का ज़रा ज़रूर ख्याल रखें। बिल्कुल, अपने आप को और अपनों को बचाइए, और इसके लिए जो SOPs बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मिशुल बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।